नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आपको बता दें कि आज हम लोग चर्चा करेंगे रियासत की सियासत पे। इस डिबेट में आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको बता दें कि 24 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके अंदर परिसीमन को लेकर के भी जो मुद्दा है उसको उठाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या परिसीमन से जो सियासत है वो बदलेगी, परिसीमन अगर होता है तो उसका असर किस तरीके से पड़ेगा राज्य के ऊपर। और जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर के भी अब जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर परिसीमन होता है तो क्या जो जम्मू और कश्मीर है उसकी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि परिसीमन के आधार पर जो मौजूदा सीटें हैं उसमें परिवर्तन होगा। प्रतिनिधित्व को लेकर के भी सवाल होंगे, जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी, कश्मीर वैली के अंदर कितनी सीटें होंगी। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए परिसीमन के ऊपर भी जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि गृह मंत्री की तरफ से इस बात को स्पष्ट कहा गया था कि एक तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और वहां पर चुनाव करवाना, ये दोनों ही सरकार की प्राथमिकता में हैं और ये सरकार करेगी, क्योंकि इसको लोकसभा के अंदर भी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहरा चुकी है। लेकिन परिसीमन अगर होता है तो निश्चित तौर पर जो वहाँ का पूरा अंकगणित है वो बदलेगा, क्योंकि परिसीमन के आधार पर जम्मू के अंदर कयास ये हैं, क्योंकि आबादी के लिहाज से सीटें हो सकता है कि परिसीमन के आधार पर बढ़ जाएं। कश्मीर के अंदर इस समय मौजूदा जो सीटें हैं हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कमी हो, और इस वजह से परिसीमन को लेकर के भी एक जो विवाद है वो लगातार बरकरार है और इसको लेकर के राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर पहले भी होती रही और अब ये अपने चरम पर है। देखना ये है कि परिसीमन अगर जम्मू कश्मीर का होता है तो उसके बाद क्या सियासी नफ़ा नुकसान इसका वहाँ की मौजूदा पार्टियों को होता है, किस तरीके से इस परिसीमन को किया जाएगा, इसको लेकर के भी तमाम सारे सवाल हैं। परिसीमन का आधार क्या रहेगा, इसको लेकर के भी सवाल हैं। और परिसीमन से जो सबसे अहम बात है वो ये कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत है वो पूरी तरह से बदलेगी, क्योंकि अभी तक देखा ये जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि कश्मीर का दबदबा ज़्यादा रहता है और ऐसे में अब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी फोकस है और इसलिए परिसीमन के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स अपनी अपनी बात को अपनी अपनी तरह से रखते रहे हैं, लेकिन अब परिसीमन की चूंकि चर्चा एक बार फिर से उठी है और परिसीमन होगा ये भी तय माना जा रहा है, तो फिर क्या ये माना जाए कि परिसीमन होने से जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदलेगी, राजनीतिक लिहाज से बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा और मौजूदा दौर के अंदर जो पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत कर रही हैं क्या वो नए सिरे से एक बार उनको अपनी उस सियासत के बारे में सोचना होगा या नई तरह की रणनीति के साथ अब उनको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मौजूदा दौर की जो सियासत है निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन इस परिसीमन के बाद आएगा। एक तो 370 के हटने के बाद और राज्य का एक बार फिर से उसको पूर्ण जब दर्जा मिलेगा और परिसीमन होगा और चुनाव होंगे तो फिर निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां हैं वो भी बदलेंगी और राजनीति भी बदलेगी। और इसलिए परिसीमन को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो वहाँ की मौजूदा पार्टियां हैं वो सवाल उठाती रही हैं और इसको लेकर के जो गुपकार समूह हैं उनकी तरफ से भी इस बात को लेकर के आवाज़ उठती रही है। और अब बड़ा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि आखिर परिसीमन के बाद क्या ये माना जाए कि जो तस्वीर है वो जम्मू कश्मीर की बदल जाएगी, कि वहाँ पर जो राजनीति करने का जो अब तक का आधार रहा है क्या वो बदलेगा, क्या राजनीतिक पार्टियों को अपने रणनीति के अंदर परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि तमाम जो विषय वस्तुएं हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और परिसीमन के साथ निश्चित तौर पर चूँकि राजनीति अगर प्रभावित होगी तो राजनीति करने का तरीका भी बदलेगा और क्षेत्र के हिसाब से भी और सीटों की संख्या के हिसाब से भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप देखेंगे कि आने वाले दौर के अंदर वो बदलता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि परिसीमन के बाद निश्चित तौर पर वो सीटें बढ़ेंगी और वो सीटें बढ़ने से वहाँ पर प्रतिनिधित्व को लेकर के भी एक अलग तरह की जो वर्चस्व की जंग है वो भी शुरू होगी और फिर जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसी के साथ आपको बदलते हुए स्वरूप में भी नजर आएगी। और इसलिए परिसीमन को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार एक तो इसको लेकर के सवाल उठता रहा, प्रधानमंत्री के साथ भी जो चर्चा हुई उसमें भी
तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। ठाकुर बलवान सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं और रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ एनसी की तरफ से हैं और शेख नासिर पीडीपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। शेख नासिर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। परिसीमन को लेकर के इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि परिसीमन के बाद जो तस्वीर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बदलती हुई नजर आएगी? कैसे देखते हैं इस मौजूदा दौर के अंदर इस राजनीति को? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं पहले भी एक दो बार ये बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले एक दो सालों में हमने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने सोचा भी नहीं होता है वही कुछ हो जाता है। चाहे 35 से 370 की बात करें या उसके बाद जो भी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी न तो कोई कयास आराई कर सकता है, न कोई अब प्रेडिक्शन दे सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रही है, जहां वो तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो अभी ये उचित समय है बताने के लिए कि डिलिमिटेशन किस प्रकार से होगा, क्या नहीं होगा। आप जो देख रहे हैं इस वक्त की केंद्र ने साफ कर दिया है कि डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद चुनाव होंगे, और कुछ पार्टीज उसमें हमारी जमात भी शामिल है कि जो इस हक में नहीं है कि ये सब कुछ हो, क्योंकि इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट है जम्मू कश्मीर के लोगों और केंद्र के दरमियान। जो इस वक्त एतबार कम हो चुका है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वही एक वजह है कि लोग आज के मरकज को यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब कायदे कानून एक तरफ रख करके केंद्र सरकार जो है वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से सारे काम करती है। बहरहाल माना तो ही जा रहा है कि शायद केंद्र ने कहा है तो डिलिमिटेशन करेगा, और ये भी सुनने को मिला है कि डिलिमिटेशन की सारी प्रक्रिया जो है, पूरी एक्सरसाइज जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के इसे पब्लिक डोमेन में लाने की देरी है, बाकी ये सब कुछ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर का सिनेरियो थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली जरूर आएगी, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि जम्मू प्रांत में, जम्मू डिवीजन में शायद कुछ सीटें बढ़ जाएं। हालांकि अभी हम कह नहीं सकते कि जो एक यार्ड स्टिक तैयार की गई है डिलिमिटेशन की, उसमें जम्मू में कितनी सीटें बढ़ती हैं कितनी नहीं बढ़ती हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू में कुछ सीटें जरूर बढ़ेंगी, और उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो आने वाला जो सियासी मुस्तकबिल है, जो राजनीतिक भविष्य है, उसमें थोड़ी बहुत, कोई ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तब्दीली देखने को जरूर मिलेगी। रतनलाल गुप्ता जी, शेख नासिर जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है जो बात वो कह रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही है, या आपकी राय से थोड़ा इतर है, या आपको लगता है कि परिसीमन के बाद निश्चित तौर पे बहुत कुछ बदलेगा? पहली बात तो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई, बेसिकली उसी से बहुत रोष है उनको, और वो आज तक ये कबूल नहीं कर पा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। लेकिन क्योंकि हुआ है, अब डिलिमिटेशन जो इन्होंने किया है पूरे हिंदुस्तान में, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे हुआ था कि 2026 को डिलिमिटेशन होगी पूरे भारत की, और जम्मू कश्मीर की भी उसके मुताबिक आप समझ लीजिए। लेकिन इन्होंने ये डिलिमिटेशन जो रीऑर्गेनाइज की स्टेट को, देखिए स्टेट का अपना एक रुतबा था। आज आप स्टेट को काट के दो हिस्सों में बांट के इसको स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट जो थी वो तिब्बत के बॉर्डर को टच करती थी। आप एक अंदाजा लगाइए, एक टाइम पे स्कर्दू वगैरह को टच करती थी। क्या शान थी डोगरा रियासत की। लेकिन आज इस रियासत को आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोग इतने रोष में हैं कि साहब इसको कम से कम, चाहे बांट ही दिया आपने, लेकिन इसको रियासत तो रखना चाहिए, स्टेट तो रखनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप किया है, आपकी ताकत समझ लीजिए आपने किया। अब ये डिलिमिटेशन जो है, 7 साल हो गया डिलिमिटेशन का हुआ ये सिस्टम, जो ये डिलिमिटेशन जो है कमीशन बनाए हुए 7 साल हो गया। आज तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? एक बार साल की इसको अब एक्सटेंशन भी हो गई है। और ऑल पार्टी मीटिंग जब प्रधानमंत्री जी ने बुलाई 24 तारीख को, तो 23 तारीख को इन्होंने फौरी तौर पे डीसी को निकाल दिया आर्डर के, साहब हमें डाटा वगैरह प्रोवाइड कीजिए। एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इसमें 3 मेंबरी कमेटी ये बनी हुई है, जिसमें हेड कर रही हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, और 2 इनके साथ मेंबर्स हैं,
और जो जम्मू कश्मीर के 5 मेंबर पार्लियामेंट है वो एसोसिएट किए हुए हैं इसके साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी पिछले दिनों में हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें हमारे प्रधान जी जनाब डॉक्टर फारूक साहब को वर्किंग कमेटी ने ऑथोराइज किया है कि वो इस कमेटी में, पहले तो हमने मना कर दिया था कि हम इस कमीशन में नहीं शामिल होंगे, लेकिन अब वर्किंग कमेटी ने ऑथोराइज किया है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर फारूक साहब को, कि वो इस कमीशन में जाएं या ना जाएं। अब जब इन्विटेशन कमीशन की तरफ से हमारे मेंबर पार्लियामेंट को एक्सटेंड होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर 5 हैं, 2 जम्मू के अंदर है, कश्मीर के अंदर 3 है, और 3 के 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कोई किसी पार्टी के नहीं। तो लिहाजा अगर ये इन्विटेशन जब आता है तो डॉक्टर फारूक साहब देखेंगे कि उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, उनको फुली ऑथोराइज किया हुआ है। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें डिलिमिटेशन में यही है कि डाटा वगैरह करके ये इनको बेसिक तो सिस्टम है कि हर जगह जाएंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी से मिले हैं। आज तक जहां जम्मू कश्मीर की इतनी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ हैं उनके साथ इनकी मुलाकात तक नहीं हुई है। आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि 1.25 साल हो गया। अब 6 मार्च 2022 तक इनको रिपोर्ट देनी है। जम्मू कश्मीर वसी इलाका है, कहां कहां ये जाएंगे, कैसे ये कर पाएंगे, अब ये इन पे डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूं कि ये इनको पॉपुलेशन के हिसाब से ड्रा करेंगे, ये रीड्रा करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज, तो ऑटोमेटिकली जब बाउंड्रीज रीड्रा करेंगे तो वहां का पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाएगा। ये पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी भी है, बॉर्डर भी है और दूर दराज इलाका याद है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये अपनी कमीशन रिपोर्ट देगा। ये क्या करेंगे ये आपके सामने ये आने वाला वक्त बताएगा कि साहब किस ढंग से ये इसकी अप्रोच करते हैं और किस ढंग से ये रीड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन के हिसाब से बनेंगी तो दोनों रीजन की अलग अलग दिखाएंगे। ये अब सीटें 90 हैं, पहले 83 रह गई थी, अब 7 सीटें और एडिशन करनी है, तो उसका भी ये देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी जहाँ तो आज तक तो किसी के साथ इन्होंने रिव्यू किया नहीं है, ना ही मिले हैं, और डीसी से भी पहली बार ही डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है। तो किस ढंग से ये प्रोसीड करेंगे, कैसे चलेंगे, यहाँ के लोगों के साथ कैसे फैसिलिटेट मीटिंगें होंगे और इलाकायात में कैसे ये जाएंगे, कैसा ये देखेंगे पहाड़ी इलाका कौन सा है। क्योंकि जब जी ड्रा करनी होती है कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऑटोमेटिकली जो ऑलरेडी बनी हुई है वहां से कुछ इलाकायात निकलेंगे, वो जहाँ ऑलरेडी जो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी क्या हालत होगी, कैसे ये निकलेंगे। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है और ये 1.25 साल इन्होंने वैसे ही निकाल दिया। अब 9 महीने के अंदर देखते हैं क्या करते हैं। चलिए, अब हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जम्मू स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अजय, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाह रहा हूं चर्चा आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। और जिस तरीके से लगातार हम जम्मू कश्मीर में इस खास शो जो रियासत की सियासत को हमने शुरू किया, और हमारा मकसद ये कि रियासत में लगातार हो रही सियासी हलचलों को आपको दिखाएं, और इसी पे आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से परिसीमन को लेकर, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया था उसको लेकर अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो सूचना है उसके मुताबिक डिलिमिटेशन कमीशन, जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिला था प्रधानमंत्री से, उसके बाद ये जानकारी मिल रही कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो आम जो ग्रासरूट लेवल जो डेमोक्रेसी है, यानी कि पंचायत, बीडीसी और डीडीसी, इन लोगों से भी मुलाकात करे और इनकी भी राय जाने। देखिए, बहुत अहम फैसला ये हो सकता है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि यही बेसिक डेमोक्रेसी है और यहीं से कहीं ना कहीं सियासी आम लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में, उनकी ज़रूरतें, उनके पोलिंग स्टेशन, उनकी दिक्कतें, उन सब चीज़ों को देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला हो सकता है अगर ये ऐसा हुआ तो। इसी चर्चा में हमारे साथ रतनलाल गुप्ता जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, जो भी बता रहे थे। मैं इस वक्त बात करना चाहूँगा बलवान सिंह जी से। ठाकुर बलवान सिंह जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, सुन रहे। हाँ जी, बोलिए। हेलो, हाँ जी जिन्याल।
बलवान सिंह जी आवाज सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहे हैं। अब देखिए, हेलो, शेख नासिर साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आपकी आवाज आ रही है जंजाल जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, सब सुन रहे हैं आपकी आवाज। आ रही है आवाज। ऐसे है, हेलो, शुड आई स्पीक? पीसीआर जरा इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जंजाल साहब। सुन पा रहे हैं सर? अब आपकी आवाज आ रही है। ऐसे है कि जो, हेलो, शुड आई स्पीक? बलवान सिंह साहब बोलिए आप। बोलिए। हाँ, देखिए, जैसे रतनलाल गुप्ता जी ने कहा है कि 24 जून को जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हेलो। मीटिंग हुई है और पार्टीज ने एग्री किया है डिलिमिटेशन, और आजाद साहब ने वहां 5 पॉइंट रखे सबसे पहले, और उसी वही मीटिंग का एजेंडा रहा दिल्ली में भी, और सबने उस पे एग्री किया। उसमें डिलिमिटेशन जो है उसमें एक पॉइंट था, मुद्दा था कि इलेक्शन। बलवान सिंह जी, अगर क्या लगता है ये फैसला किस तरह से इसे देखते हैं? अगर ग्राउंड लेवल जो ग्रॉस रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है, यानी कि पंचायत हो या बीडीसी हो, डीडीसी हो, अगर इससे सलाह ली जाती है तो क्या समझते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा फैसला हो सकता है? जो नाराजगियां थी आपकी कि भाई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, असेंबली नहीं है, तो उनको कहीं ना, देखो, इलेक्शन के लिए तो सब मांग कर रहे हैं, सब पार्टियों ने एग्री किया कि इलेक्शन होने चाहिए, और इस पे भी एग्री कर लिया कि असेंबली इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन के लिए कहा, और सब ने एग्री किया। डिलिमिटेशन, अब ये देखने वाली बात है कि उसमें कितनी सिंसियरिटी होती है। पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी सिंसियर नहीं रही अपने ढंग से। जब डीडीसी की इन्होंने सीटें बनाई, वो भी अपने ढंग से बनाई इन्होंने। अब देखा जाए तो ये डिलिमिटेशन जो है एक मौका देगी लोगों को बराबर डिवीजन एरिया वाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं कहता हूँ जम्मू है या कश्मीर है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एरिया को मद्देनजर रख के और पॉपुलेशन को मद्देनजर रख के सीटें बनाएंगी, तो मेरा ख्याल सब इलाकों के साथ इंसाफ होगा। तो इसमें कोई ज्यादा मेरा ख्याल है। बलवान सिंह जी, अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर तो भरोसा ही नहीं हो सकता। इसका मतलब जो पहले डिलिमिटेशन हुए थे तो वो क्या सही नहीं थे? जो सरकार में है उसमें भरोसा तो करना पड़ेगा। एक देखिए, बात ऐसे है कि यहाँ पे जो तजर्बा ये रहा है, जिनकी सेंटर में सरकार है वो हमेशा पिक एंड चूज करते रहे हैं। उनकी सिंसियरिटी पे तो सबको शक है। मतलब कि 370 हटाया, 35 से हटाया, किसी ने यूटी नहीं मांगी थी और यूटी दे दी। यूटी दे के एक गेट खोल दिया सबके लिए। जो रियासत पहले ही मिलिटेंसी से, बॉर्डर से घिरी हुई है, पहाड़ी रियासत है, लोगों के लिए रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं है, और उनके लिए पूरा फ्लड खोल दिया। कोई रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, गरीबी की बुरी हालत है। तो ये देखिए, फायदा दिन को तारे दिखाए कि ये हो जाएगा, वो कर लेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो पहले तो जम्मू में, कश्मीर में सिर्फ था कि 370 हटनी चाहिए, ये नहीं हटनी चाहिए, लेकिन आज तो जम्मू के लोग भी सफर कर रहे हैं उसकी वजह से। अब शराब के पीछे ऑप्शन हुआ, 400-500 लोगों की रोजी रोटी थी, वो लेके सारा बाहर के लोगों को, बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया, उनकी रोजी रोटी खत्म होगी। इसी तरह से माइनिंग का है, इसी तरह से बाकी मसले हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो डिलिमिटेशन सिंसियरली हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ऑन द ग्राउंड, पॉपुलेशन एंड एरिया करके, तो मेरा ख्याल है कि हर आदमी को सेटिस्फेक्शन भी होगी और वो एक आगे रास्ता खुलेगा। और इससे साथ साथ ही पहले स्टेटहुड के लिए कहा, इन्होंने कमिटमेंट की थी कि इतनी बड़ी स्टेट और यूटी बना दी, कोई और यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन। अरे उसको तो दोहराया है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि स्टेटहुड वापस आएगी, गृह मंत्री ने कहा है। देना चाहिए ना। अभी बलवान सिंह जी, कहा तो है, आपके खुद नेता आजाद, गुलाम नबी आजाद साहब भी बता रहे हैं कि बोला है हमें। उन्होंने बोला है, बोलने से उनको अभी पहले स्टेटहुड दे देंगे कि सब लोग खुशी खुशी से हिस्सा लेंगे इसमें। अब उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। डॉक्टर फारूक साहब ने भी कहा है कि पता नहीं
मिसट्रस्ट है। आजाद साहब का भी बयान आया है कि आई होप कि ये स्टेट हुड पहले दे देंगे। तो स्टेट हुड तो हमारा तो स्पेशल स्टेटस था यार, हमारा तो हम तो मतलब कि पूरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था ये जम्मू एंड कश्मीर, उसके 2 टुकड़े कर दिए और हमारी स्टेट भी छीन ली, अभी यूटी बना दी और यूटी बना के पूरा गेट खोल दिया सब लोगों के लिए कि तुम यहाँ पे आओ और तुम करो, और यहाँ के गरीब लोग जो हैं जिनको गारंटी दी थी उनका क्या बनेगा। इसी तरह से अभी हमें शक है इसमें, मैं जंडियाल जी साहब बात कहूंगा कि जब डिलिमिटेशन में भी ये करेंगे तो ये अपना अपना ये लोग इधर डाल दो ये करो, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि उस ढंग से करेंगे कि जिस ढंग से लोगों को इंसाफ। बलवान सिंह जी, आपका शक अगर जायज भी माने तो आपको बताऊं, 2 दिन पहले श्यामलाल जी, सुनिए बलवान सिंह जी, आप ही के साथी श्यामलाल जी जो कांग्रेस में थे, पहले मंत्री थे, उन्होंने ये माना है कि जो डिलिमिटेशन पहले हुई हैं उसमें जी उन्होंने माना है कि उस वक्त जो डिलिमिटेशन हुई थी उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो एरियाज जो हैं उनको सिलेक्टिव एरियाज को शामिल किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विक्ट्री पोजीशन बनाने के लिए। सवाल आप पर भी उठते हैं। मेरे साथ ताहिर चौधरी जी जुड़े हैं, हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ एडवोकेट ताहिर जी। ताहिर जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हेलो। देखिए, सवाल उठ रहे हैं ताहिर साहब की, सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन ने ये किया भी कि ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी यानी पंचायती मेंबर्स या बीडीसी मेंबर्स या बीडीसी चेयरमैन इनके साथ बातचीत भी की, तब भी शक है, जो आपके विपक्ष में पार्टियां हैं उनको शक है कि डिलिमिटेशन होगी तो अपने हिसाब से की जाएगी अपनी विक्ट्री सुनिश्चित करने के लिए, तो शक हो रहा है उनको, क्या कहेंगे? देखिए, रीजनल पार्टीज की जहाँ तक बात आती है, कांग्रेस की बात आती है, जाहिर सी बात है ये शक करेंगे, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री साहब की सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, चाहे जम्मू की बात आए, कश्मीर की बात आए और डिलिमिटेशन की बात, मुझे लगता है कि दोनों खित्तों को एक बराबरी का हिस्सा, बराबरी का पूरा सिस्टम देखा जाएगा, ग्राउंड लेवल पे सारी हकीकत देखी जाएगी। ये सारी चीज़ों के इनपुट्स लेने के बाद ये फैसले लिए जाएंगे और ये फैसले बहुत जल्दी आएंगे। मुझे सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है जल्दी फैसले आएंगे और इलेक्शन का टाइम भी जल्दी आएगा। और जहाँ तक बार बार स्टेटहुड की बात की जाती है, स्टेटहुड के लिए कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री साहब का और होम मिनिस्टर साहब को, वो भी जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ पूरा किया जाए। आप भी मानते हैं कि ये जो पहले डिलिमिटेशंस हुई हैं वो बेसिकली इसलिए हुई हैं, उसमें अपनी विक्ट्री पोजीशन जो है वो उसे बनाने की कोशिश की गई है? और यहाँ भी आप कह रहे हैं, इस मीटिंग में भी उन्होंने कहा। ताहिर जी, मीटिंग हुई, गुप्ता साहब आपके पास वापिस आऊंगा। गुप्ता साहब, तमाम पार्टीज जो हैं, गुप्ता साहब आपके पास वापिस आऊंगा। ताहिर जी, क्या लगता है जो पहले डिलिमिटेशंस हुई हैं, शक इसलिए है कि उस समय लिमिटेशन हो रही है? अजय जी, आवाज इंटरप्ट हो रही है, प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही क्यों नहीं देंगे गुप्ता साहब की वजह से। देखिए सर, आपको दे देनी चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, अभी मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम पार्टीज ने एक ही बात कही कि बाकी तो आपने हमारा सब कुछ लूट लिया, लेकिन एक जो स्टेटहुड की आप कमिटमेंट कर रहे हैं वो आपको देनी चाहिए। और तमाम पार्टीज का ये मुतालबा है, यूट्यूब बना के आप इलेक्शन करवाएंगे, उससे क्या फायदा? आप एक स्टेटहुड का मान रहे हैं कि हम देंगे, तो इलेक्शन से पहले दे दीजिए ना, ताकि गुप्ता साहब स्टेटहुड के लिए तो बोल दिया उन्होंने। आपको महसूस करें, अरे स्टेटहुड के लिए तो बोल दिया उन्होंने। महफूज रहेगी, हमारी नौकरी महफूज रहेगी। गुप्ता साहब, स्टेटहुड के लिए बोल दिया है उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेटहुड का मसला है, ये बाद में करने के बजाय आपको पहले करना चाहिए। देखिए, चलिए पहले करना चाहिए, इसके जवाब लेते हैं। गुप्ता साहब जवाब ले, ताहिर साहब जवाब दीजिए। स्टेटहुड पहले होनी चाहिए और फिर बाद में इलेक्शन हो। और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बार बार जम्मू कश्मीर के अवाम को कहा कि हमारा वादा है कि स्टेटहुड दे दिया जाएगा। अब आप उनके वादे के इंतजार तो कीजिए, उन्होंने कहा है वो दे देंगे। अब देखिए, अब एनसी वालों की बात तो नहीं मानेंगे कि पहले दे दे बाद में दे दे, जब राइट टाइम होगा वो दे देंगे। थोड़ा सा सब्र रखे, थोड़ा सा धैर्य रखे, इंतजार की खबर आएगी नहीं जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये एनसी का मुतालबा तो होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ तमाम पार्टी इंक्लूडिंग आपकी बीजेपी, शायद आपने अपने बीजेपी साथियों के साथ जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके साथ शायद आपकी बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर बीजेपी का भी मुतालबा है, वो कहते हैं कि हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए।
और स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जब आपकी पार्टी कह रही है जम्मू गुप्ता साहब, जवाब ले लीजिए ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहेगी क्योंकि उसका तो सब कुछ लुट गया। लेकिन बाकी तमाम जो पार्टी हैं वो भी यही कह रही हैं। आजाद साहब ने बड़े अच्छे ढंग से वहां एक्सप्लेन किया कि साहब हमें आप यूटी के बजाय हमारी जो आप रियासत थी, क्या शान थी रियासत जम्मू कश्मीर की। डॉक्टर साहब आप सुनते ही होंगे, लेकिन आज आपने यूटी करके आप फिर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हम भला सोच रहे हैं। क्या भला सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? कभी जम्मू कश्मीर में आके देखिए, बैड से वर्ष हालत हो गई है यहाँ पे। और अब डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, एक आइस ब्रेक किया, हम उसका स्वागत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत हो, जड़ें पकड़े। लेकिन आप डेमोक्रेसी में रियासत का हमारा दर्जा दुरा दीजिए, वापस कीजिए। जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपको देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होने जा रही है। लोग जब अपना वोट डालेंगे वो कहेंगे मैं जम्मू कश्मीर रियासत के एमएलए का इलेक्शन के लिए मैं वोट डाल रहा हूं। वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। आप यूटी की बात कर रहे हैं, जितनी आप दिल्ली की यूटी देख लीजिए। डॉक्टर साहब आवाज ठीक है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब छीन लिया है, लिया नहीं छीन लिया है। रतनलाल जी, अगर आप गुप्ता साहब आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट टेकन। जवाब ले लीजिए। देखिए, तकरीर करने से कुछ नहीं होगा गुप्ता साहब, तकरीर करने से कुछ नहीं होगा। जवाब ले लीजिए। ताहिर साहब बोलिए। ताहिर साहब क्या जवाब दीजिए। देखिए, गुप्ता साहब से मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान, हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने एक बार नहीं बहुत बार इस चीज को दोहरा दिया कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ की रीजनल पार्टीज अगर इंतजार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन आ जाएगा और इसी साल में हो जाएगा राज्य का दर्जा। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की पार्टीज को। ठीक है, यहाँ का आवाम भी चाहता है। ताहिर साहब, सवाल ये उठता है कि खाली रियासत का दर्जा तो मिलेगा, मगर सवाल ये भी उठ रहा है कि डिलिमिटेशन जो है वो कब होगी? डिलिमिटेशन इलेक्शन के बाद होगी या इलेक्शन से पहले होगी? नहीं, देखिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है और डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद ही इलेक्शन होगी। अजय जी, ये चीज भी सरकार ने बार बार जाहिर कर दी है अपने इरादे। डिलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन होगी और डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है जल्द वो भी खत्म होगा। सारी जो सिस्टम है उन चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है, बहुत फास्ट ट्रैक के साथ काम किया जा रहा है। इस कोविड हालात में भी उसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कॉल होती रही हैं दिल्ली में और ये चीजें चल रही हैं। इन चीजों के ऊपर वर्क चल रहा है और किसी टाइम पे भी इसका सारा जो डिटेल है कंप्लीट हो जाएंगी। ये सच्चाई है कि बेसिक जो ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी है, ताहिर जी, ये सच है कि क्या डिलिमिटेशन कमीशन के लोग जो हैं वो डीडीसी मेंबर, पंचायत मेंबर, इनसे भी इनपुट लेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। ग्राउंड से जो ग्राउंड की जो हकीकत है अजय जी, वो सारी सेंटर हाईकमांड डिटेल्स उनसे लेगी और एक एक पहलू के ऊपर सोचा जाएगा किस एरिया को कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। और जम्मू कश्मीर के अवाम को एक बराबर बैलेंस जो एक फैसला है वो सुनाना है सेंटर हाईकमांड ने। मुझे लगता है कि सेंटर हाईकमांड अपना जो काम कर रही है बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो सबको मंजूर भी होगा, अच्छा भी होगा, बेहतर भी होगा। बैलेंस का क्या मतलब समझे? बैलेंस का क्या मतलब समझे? जम्मू और कश्मीर में बराबर सीटें होंगी अब? नहीं, देखिए दोनों देखिए रतनलाल जी, मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए। दोनों खित्ते के लोगों को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा और सबको मंजूर भी होगा ये डिसीजन। ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आप मान रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप मान रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारी हाईकमान सब कुछ करेगी, तो अगर हाईकमान ने करना है तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन का क्या फायदा? गुप्ता साहब आपके पास वापस आता हूँ। एक आखिरी जवाब ले लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सीटें बराबर करेगी बीजेपी? मैं थोड़ा सा बीच में ऐड करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनाने का प्लान ऐड करना चाहूंगा बीच में। वापिस ठाकुर साहब, वापिस आपके पास आता हूँ। ठाकुर साहब आपके पास वापिस आता हूँ, ताहिर साहब से जवाब ले लूं। देखिए, डिलिमिटेशन में जब डिलिमिटेशन होगा, ठाकुर साहब एक मिनट रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए। कॉन्फिडेंस में लेना होता है। ठाकुर साहब एक मिनट, अभी तक जितना भी प्रोसेस हुआ है, बलवान सिंह जी रुकिए। कांग्रेस इज ए नेशनल पार्टी। डिलिमिटेशन प्रोसेस में ताहिर साहब कंप्लीट कीजिए। हाँ, हेलो, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी को कहीं भी बलवान सिंह जी कंप्लीट करने दीजिए पहले। एक मिनट
देखिए, अगर ऐसे कोई भी बोलेगा तो फिर फायदा नहीं होगा डिबेट का। कहीं ना कहीं चीज जो है उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसलिए पहले बीजेपी का व्यू ले लेते हैं। ताहिर साहब आपसे, जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का। ताहिर साहब आपसे सवाल कि जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबर होंगी? देखिए अजय जी, जहाँ जो चीज़ का आप इशारा कर रहे हो, जैसी चीज़ मेरे से सुनना चाहते हो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 70 साल से जिन पहलुओं पे, जिन हालात पे, जिस डिवीजन के ऊपर इलेक्शंस होते रहे, बहुत सारी चीज़ें थी और वो हम लोग देखते भी रहे और जम्मू के लोग इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट भी करते रहे। वो चीज़ें सबसे ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर हैं। पॉपुलेशन देखी जी। जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट देखे जाएंगे कहाँ पे जी। कितने। देखिए गांधीनगर के अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की वोट करते हो, जहाँ पे इस टाइम पे मैं बैठा हूँ, 2 लाख से ज्यादा वोट तो हमारे यहाँ के हैं। और श्रीनगर की आप कॉन्स्टिट्यूंसीज देख लो, 40,000 की भी मिलेगी, 50,000 की भी मिलेगी। और जम्मू का वो बहुत सारी चीजों का सरकार और जो टीम डिलिमिटेशन की टीम उसके ऊपर काम करेगी, बहुत सारी चीजें देखेगी। उसको देखते हुए प्रॉपर ढंग से बैलेंस किया जाएगा। इसमें जो भी वहां से नतीजा आएगा वो सभी को मानना पड़ेगा और उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। नहीं, ये मतलब मुख्यमंत्री यूनिलैटरल होगा बनाएगी या- बीजेपी इस बार? जी ये यूनिलैटरल होगा या बाकी पार्टी को कॉन्फ्रेंस में लेके? मुख्यमंत्री देखिए बनाने सर, का प्लान पूरा है? देखिए जैसे देखिए अजय जी, जहाँ मुख्यमंत्री की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और हमारा ख्वाब है कि खुदा वो दिन दिखाए कि जम्मू कश्मीर में सरकार भी हमारी हो और मुख्यमंत्री भी हमारा हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, मुझे लगता है। डॉक्टर, मुझे एक सवाल का जवाब आपके वो सहयोगी बात- आपके आपके सहयोगी रहे, आपके सहयोगी रहे पीडीपी के पास चलते हैं। ताहिर जी, ताहिर जी वापिस एक एक करके सबके पास आऊंगा। 2 मिनट देंगे आप। शेख नासिर साहब के पास चलूंगा। रतनलाल जी बारी बारी प्लीज प्लीज। बैठे ही दिल्ली में बैठ के ही अपना हिसाब पूरा कर देगा। 1 मिनट, मैं 2 मिनट लूंगा। एक तो बिल्कुल ये है बिल्कुल कि उसी पे मैंने बात स्टेट होगी। बोर्ड की शेख बात- नासिर साहब, सीटें बराबर करने की बात हो रही है। बलवान सिंह जी हाँ जी। आपके पास भी वापस लौटूंगा। रतनलाल जी आपके पास भी। पहले शेख नासिर साहब से बात कर लें। शेख नासिर साहब, क्या लगता है, सीटें बराबर करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो डिजाइन है, भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, जो अवाम है, उनको दूसरे दर्जे पर रखा है। पहली जो प्रायोरिटी है वो उन्होंने अपनी पार्टी की सफलता, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के काम, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर को वो आज इस हालत पर नहीं पहुंचाते। जम्मू कश्मीर जो इतनी हरी भरी रियासत थी उसको यूटी में तब्दील नहीं करते। अब जो सीटें बराबर करने की बात है, देखिए, मगर बोल रहे हैं रियासत बन जाएगी वापस, क्या है? कमीशन का फैसला है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यही कहता है कि हमने जम्मू में सीटें बढ़ानी। अरे भैया, अभी डिलिमिटेशन का काम शुरू होगा, उसके बाद जो पैमाना वो तय करेंगे, उस पैमाने में क्या जम्मू में सीटें बढ़ती या नहीं बढ़ती, वो बाद में देखा जाएगा। आप जो पहले लेकर के चलते हो, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ब्याज तरीके से सब कुछ करना चाहते हो। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज आप पर कोई विश्वास ही नहीं रहा है। अदरवाइज डिलिमिटेशन के खिलाफ कोई नहीं था। देखिए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना भले ही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बनाना ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा, ना जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक ने यह डिमांड रखी थी। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया कि इनको मालूम था कि जब 370 और 35A के बाद यहाँ लोगों की तरफ से आवाजें उठनी शुरू होगी तो उनको कंप्रोमाइज टेबल पर लाने के लिए, गिव एंड टेक के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि हम भी कुछ छोड़ दें, उनको भी कुछ मनवा दें। सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग के लिए ये यूटी और स्टेट का जो पंगा डाला गया, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए था, ना करने की जरूरत थी। यही वजह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ही कहा कि स्टेट में हमारी डिमांड है, आपके साथी हैं, 370 कहते हैं, आपके साथी है। जब सरकार में थे क्या कभी चर्चा होती थी इस पे? हाँ जी, शेख नासिर साहब साथी हैं आपके, चर्चा होती थी कभी जब सरकार में थे इकट्ठे? देखिए, सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार पीडीपी की यहाँ रही, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जानता है कि जब पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो 2002 का दौर था, जो उनका विजन था, उसी हिसाब से यहाँ सरकार चलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ चल नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं जो उनके अपने इरादे मंसूबे हैं वो पीडीपी के साथ रह करके हमें पूरे होते दिखाई नहीं देंगे। यही वजह है कि उन्होंने
हमसे सपोर्ट वापस देगी। अगर हम उनके कहने पर चलते या उन्हें अपने साथ मिलाकर चलते तो जाहिर सी बात है आज भी अलायंस होता। लेकिन बीजेपी को लगा कि पीडीपी उनके टोन पर डांस करने वाली नहीं है, पीडीपी ने अपना यहाँ एजेंडा चलाया, और अगर जो इनके अपने इरादे थे, चाहे 370 हो, 35A हो, या जो भी इरादे, उनको लगा पीडीपी के साथ रहकर ये कभी हम क़यामत की सुबह तक पूरी नहीं कर पाएंगे, और इसलिए सरकार से भाग गए। ये जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं चला पाए क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करना था, और ये कर चुके हैं। आज अब जम्मू कश्मीर के हालात देखो, अब ये सीटें बराबर करने नहीं, की मगर बातें कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर नहीं, आज देखिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस कमीशन में हैं, कई और लोग हैं, क्या शक किस चीज का है? क्या कर लेंगे? पहले इतिहास में अगर ऐसा हुआ है तो ये रिपीट आप करे, मुझे- ऐसा जरूरी है क्या? अजय जी आप मुझे बताइए, 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था या नहीं चल रहा? 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने और देखा ताव और गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया। 5 अगस्त की सुबह तक ये लोग कह रहे थे कि अमरनाथ यात्रा के को लेकर के हम यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन 5 तारीख की सुबह कुछ और ही इनका इरादा था। इसलिए हमें लगता है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, और ये जो करते हैं वो कहते नहीं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यही वजह है कि डिलिमिटेशन पर जो कहते हैं वो करते नहीं, कि आवाम को कोई भरोसा नहीं, करनी और कथनी में फर्क है। इस पे जवाब शेख नासिर साहब, वापस आऊंगा आपके पास। रतनलाल गुप्ता जी, क्या लग रहा है अगर हो जाए ऐसा, डिलिमिटेशन कमीशन जो है होना तो है, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई है, 7 सीटें भी बढ़नी हैं, तो क्या है अगर जम्मू में बैलेंस हो जाए सीटों का तो क्या बुरा है? अब ये बात प्रजम्पशन करने की वाली तो है नहीं। अब क्योंकि कमीशन बैठा है और कमीशन ने रियासत के हर कोने में अगर चाहिए जी। तो उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर पॉपुलेशन के हिसाब से क्या वो टर्म्स एंड सिस्टम क्या बनाते हैं, क्या वो मुद्दे सामने रख के करेंगे, इसको जो ड्रा करेंगे बाउंड्रीज, वो उसका क्या सिस्टम रखेंगे, वो तो इन पे छोड़ना चाहिए हमें। बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं ये तो इन पे छोड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ से ही कहना शुरू करते हैं जी बढ़ा लीजिए तो कमीशन का जो मकसद है वो फोत हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें कमीशन पे छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, कमीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या इसके सहयोग इसमें ये हक बात है, जरूरी हम क्योंकि कहेंगे सवाल यहाँ तो पे आप पे उठ रहे कि हर हैं। एक पार्टी के रतनलाल जी, सवाल आप पे उठ रहे हैं कि इतिहास में सीटों का जब आपने डिलिमिटेशन के समय, आपका समय जब था, तब हेराफेरियां हुई हैं, तब जाकर ताकि विक्ट्री पोजीशन बनाने के लिए। नहीं, ये तो हमारे टाइम में तो हुए नहीं, कांग्रेस वाले करते रहे हो तो मैं कह नहीं सकता। हमारे टाइम में तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे टाइम में भी यहाँ जस्टिस जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, जस्टिस के गुप्ता साहब को, और उसमें हर एक को उसमें लिया था। ये हम नहीं कह सकते उसमें कि भाई उसमें कहीं हमने कहा कि आप जिताएंगे तो ये बाउंड्री यहाँ से कर लीजिए। उन्होंने भी अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली रीड्रा की थी बाउंड्रीज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कमीशन बना है डिलिमिटेशन कमीशन, ये बिल्कुल इंसाफ देगा लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इंसाफ करेगा, ना कि किसी की डायरेक्शन पे चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो वो इंसाफ करें, जहाँ वो जाएं वो देखें, किसी की डायरेक्शन पे चलेगा। बलवान सिंह जी, कांग्रेस करती थी क्या ऐसा? और लोगों को जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कॉन्फिडेंस मिले, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, तब उसके वो फैसले करें। बलवान सिंह जी, आपके सहयोगी रहे हैं पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब दो बातें रतनलाल जी, कांग्रेस बलवान सिंह जी से बात करते हैं जी। अब दो बातें हैं। एक तो जो दोबारा डिलिमिटेशन होना है उसमें इंसाफ हो, और उसमें किसने कितना किया है ठीक करने का मौका मिलेगा मेरा ख्याल। लेकिन यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जैसे ये बात कर रहे थे, उनके ये कमिटमेंट नहीं है कि लोगों से इंसाफ करें, एक जैसा एरिया बनाएं, जम्मू में सीटें बने या कश्मीर में। उनका एक ही जो अरे सवाल तो आप पे भी उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, बलवान सिंह जी, सवाल तो आप पे उठ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि उन्होंने किया होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो सारे लोगों का, भाई रतनलाल जी कह रहे हैं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा किया होगा, मैंने नहीं कहा आपको किया होगा, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। ये कह रहे हैं कि किसने किया होगा, हम नहीं कहते, हम कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे। भाई साहब एक मिनट, किसने किया है या किसने किया है, रतनलाल जी कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस जो है, अजय जी, कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं है।
कांग्रेस किसी रिलीजन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और सेकुलर पार्टी है, जिसकी प्रेजेंस जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी। तो हम तो रीजनलाइज करते नहीं है। कोई कहता है जी कश्मीर की सीटें कम हो जाएंगी, हम कहते हैं कि कांग्रेस इस बार कि एक इंसाफ के ढंग से जो पॉपुलेशन को देख के, एरिया के देख के डिलिमिटेशन हो और सीटें 90 बननी है। हमने पहले ही एक्सेप्ट किया डिलिमिटेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे और हमें भी सुनो एंड वी शुड हैव, हमें पूरा यकीन चाहिए जो कमीशन बना है डिलिमिटेशन कमीशन, उनको काम करने दें। लेकिन जो मिसट्रस्ट हो रहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले अभी से सीटें बांटना शुरू हो गए। सिर्फ ना, मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ स्टैंप उनसे लगवाएंगे और बांटेंगे ये खुद। ये मेरा इलाका है, इसको इसके साथ जोड़ दो। मतलब ये है कि इनका मेन जो फोकस होगा, या जो पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है, कि हमारी सरकार कैसे बन जाए, जम्मू कश्मीर खड्डे में जाए, जम्मू कश्मीर का कुछ बने ना बने, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार का कुछ बने ना बने, इनको सरकार बनानी है। यहाँ भी जाते हैं, अरे बना तो रहे हैं। तो मेरा बलवान सिंह जी कह तो रहे हैं कि हम जो पंचायत मेंबर है उनसे भी मिलेंगे, ये तो हो रहा है। अजय जी एक मिनट सुन लें। हमें जो एप्रीहेंशन है वो है कि ये मैनिपुलेट करेगी जो पार्टी ने पार, कि किस ढंग से हम करें, कौन सा एरिया काटें, किसको जोड़ें। तो इनका ये मकसद था कि इस एम मकसद से कि हमारी सरकार इनकी कैसे बने। दूसरा बात ये है, जो स्टेटहुड की बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ कि देखिए दो बातें हैं। इलेक्शन से पहले स्टेटहुड रिस्टोर होता है तो हमारे बड़े बड़े स्टालवर्ड जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, या बाकी लोग हैं, वो या उमर अब्दुल्ला साहब हैं, ये लोग जी आगे आएंगे। मान लीजिए ये यूटी में इलेक्शन होती है, स्टेटहुड नहीं इलेक्शन से पहले दिया जाता, जबकि एलजी को हमने वो रिपोर्ट करना है, तो हो सकता है फिर ये बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाएगी उस तरह से यूटी बात। तो मेरा ये है कि ये इससे पहले कि इलेक्शन हो, स्टेटहुड इनको रिस्टोर करना चाहिए, ताकि एक सीरियसली जो सीनियर लीडरशिप है, जो आज तक लोगों को इतना रियल्स है, ताकि प्रॉक्सी लीडर ना आए। नहीं तो कांग्रेस वाले एक को आगे कर देंगे, दूसरे बार दूसरे को कर देंगे, तीसरे बार तीसरे को कर देंगे। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो मैं महसूस करता हूँ जनरली कि शुड बी रिस्टोर्ड फर्स्ट एंड देन डिलिमिटेशन एंड साइमल्टेनियसली डिलिमिटेशन एंड स्टेटहुड हो सकता है। और बलवान सिंह जी, इल्जाम कांग्रेस पे ये भी लग रहे हैं कि एक तो डिलिमिटेशन में तो जो पहले किया सो किया, जो रिजर्व सीट थी वो कई सालों से रिजर्व पड़ी हैं, और वहीं पर जो उनके पुराने आपके नेता हैं वही मलाई खाते रहे, किसी और को मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन जरूरी होगी। तो शक क्यों? पॉपुलेशन पे होती है, पॉपुलेशन पे रोटेशन भी ड्यू है, रोटेशन हो जाएगी पॉपुलेशन पे, मगर रोटेशन तो होनी है ना। हाँ, अब रोटेशन तो होनी है, रोटेशन तो होनी चाहिए, उसमें कोई डिलिमिटेशन भी हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से पुट कर रही है, इनकी इंटेंशन पे शक है कि ये लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे और ये तोड़फोड़ करेंगे, ये अपने ढंग से कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाएंगे। वो कि जो डॉक्टर फारूक साहब ने भी कहा कि मिसट्रस्ट शक है। ताहिर साहब, बलवान सिंह जी जवाब लेते हैं। ताहिर साहब, शक हो रहा है आप पे कि आप अपनी विक्ट्री पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, रोटेशन भी करेंगे रिजर्व सीट्स की, और फिर उसके हिसाब से लकीरें खींचेंगे कि कैसी असेंबली आपको चाहिए, कहाँ आपकी विनिंग पोजीशन बनेगी। देखिए अजय जी, जो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में सिस्टम चल रहा है और पिछले 2 साल से यूटी बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग का सिस्टम, हमारे कार्यकर्ता का काम करने का तरीका, पूरी टीम जैसे भारतीय जनता पार्टी की पूरे जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। कोविड के होते भी हमने जितना काम हमने किया, मुझे नहीं लगता किसी रीजनल पार्टी के लोग कहीं दिखे भी हों। तो ये सारी चीजें देखते हुए, ये हालात देखते हुए, तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के लोगों को पहले से ही इनको हार नजर आ रही है। इन्हें मालूम है जम्मू कश्मीर का अवाम, देखिए जब मैं बोल रहा हूँ, आप जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, तो इन लोगों को पहले से इस चीज का एहसास हो रहा है कि आने वाला टाइम इन लोगों के लिए मुश्किल भरा है। वही चीजें इनके दिलो दिमाग में घूम रही हैं, चाहे उसमें पीडीपी की बात करो आप, चाहे उसमें कांग्रेस की बात करो, चाहे उसमें एनसी की बात करो, और अपना वजूद खोने के लिए 370 की भी डफली बजा लेते हैं, 35A की भी बजा लेते हैं,
तो अब इनको कुछ नहीं मिल रहा, स्टेटहुड की बात भी कर रहे हैं बीच में, डिलिमिटेशन के ऊपर भी शक हो रहा है, इसलिए इनको हर चीज के ऊपर शक हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बेहतर होगा, जम्मू कश्मीर का आवाम फैसला देगा जब वो समय आएगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो कामयाबी हमारी होगी, और इस चीज को इन लोगों को मानना भी पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब एक बात मुझे बता दीजिए, आप ये मगर शक इसलिए भी हो रहा है कि क्योंकि आप सियासी जो लोग आपने बुलाए थे वहां पर, उनमें कोई ज्यादा लोग तो थे नहीं, उनमें सिर्फ चंद पार्टियां थी, बाकी जो पार्टियां जैसे पैंथर पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, उनको तो बुलाया ही नहीं गया। हिंदुस्तान के जो मंत्री थे आपने कश्मीर के अंदर इंडक्ट किए, और वहां पे आप प्रचार करते रहे, आपको मिला क्या वहां पे? नहीं, हम जीते तो हैं। एक जीडीसी की सीट नहीं आपने जितनी कहा। देखिए आप गुप्ता साहब सारा गुप्कार अलायंस एक हो गया, आप लोगों ने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर दिए, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो आप लोग तब भी परेशान थे। हमारी सीट कितनी दिख रही, हमारी हमने श्रीनगर में कमल के फूल खिला दिए, श्रीनगर में कमल के झंडे दिख रहे हैं हमारी पार्टी के, कश्मीर का तो इन चीजों को बर्दाश्त कीजिए आप। जम्मू में ये और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने की, कश्मीर के अंदर आपका ना कभी एमएलए बना है, ना कभी एमपी बना है, आज आप वहां क्या कर लेंगे? और आपने किया क्या नहीं? मेरा कहने का मकसद सर ये बात भूल जाइए, आप आपकी बीजेपी की क्या पोजीशन है ये हम भी देखते हैं। आपका प्रेसिडेंट अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, वहां के बीजेपी के वर्करों ने उसके जूते दिखाए हैं। क्या बात करते हैं? या आप देखते नहीं है, या सुनते नहीं है, या देखना चाहते नहीं है? बीजेपी की पोजीशन वो पोजीशन मत समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप कोई हड़प कर लेंगे, कोई करने नहीं देगा, और ना ही होगा। ये बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो हालत है वो सबको पता है। रतनलाल जी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, रतनलाल जी एक चीज बताइए। नहीं रतनलाल जी क्या बीजेपी आप गलत के कह रहे हैं। खिलाफ एक बार फिर से 70 साल से लोग अगर बात ठगे करें जा रहे क्या थे, एकजुट हो पहली रहा बार है? उन लोगों को इंसाफ मिल रहा है। आज की डेट में सारे लोग ही चीज कह रहे हैं, आप लोगों ने लोगों को ठगा है, एमपी ने ठगा है। वहां आज तक सरकारें चलाई किसने हैं? आप लोगों ने चलाई हैं। कश्मीर की रीजनल पार्टी ने लोगों को ठगा है। आज वो इंसाफ का टाइम आ गया कि लोगों को इंसाफ मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? रतनलाल जी आप आंखें खोलिए अपनी, देखिए क्या हो रहा है देश रतनलाल जी में, क्या जम्मू कश्मीर कांग्रेस में क्या हो रहा है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हो रही है बीजेपी को रोकने के लिए? बात कर रहे हैं, जम्मू प्रोविंस के जितने हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज में है, क्या किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किया था? 2 सालों में किया था? आप बता देखिए दीजिए। सर, 70 साल में आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अब हम लोग तो सारा कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो पूरे देश में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अब बात छोड़िए, जम्मू में कश्मीर में हमने क्या नहीं किया कोविड के हालात में। मुझे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कार्यकर्ता नहीं नजर आया। आप लोग तो घरों से बाहर नहीं निकले, आप लोग तो लोगों को गुमराह करते रहे। ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं रतनलाल साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और ऐसी बातें आपको जचती नहीं है। मानिया करिए कि आपकी पार्टी में कमजोरियां हैं, ये चीज मानिए। रतनलाल जी एक सवाल, रतनलाल जी सवाल सुन लीजिए, रतनलाल जी एक सवाल सुन लीजिए। रतनलाल जी, शेख नासिर साहब, आप दोनों से कमेंट चाहूंगा, क्या बीजेपी, अगर आपको लग रहा है बीजेपी अपने विक्ट्री पोजीशन बना रही है, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी गुपकार अलायंस जो बना है वो मिलकर चुनाव लड़ेगा, ऐसा कोई उम्मीद है? देखिए ये अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। गुपकार अलायंस जब चुनाव अनाउंस होगा, गुपकार अलायंस इस पर बैठेगा, बैठक करेंगे, सीनियर लीडर्स बैठ करके डिसाइड कर लेंगे, और जो भी फैसला होगा वो सबके सामने होगा। आज की डेट में तो इलेक्शन फिलहाल हमारे सामने कोई मुद्दा ही नहीं है, ना डिलिमिटेशन हमारे सामने मुद्दा है। आज की डेट में मैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा, हमारे सामने जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा मुद्दा, जो हमारा संघर्ष की वजह है, वो रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस वो है। हम तो इलेक्शन ये तो सब, देखिए पीडीपी ने बात साफ कर दी है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बात हर बार क्लियर की है कि इलेक्शन और डिलिमिटेशन एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम मुद्दा है वो 370 और 35 की बहाली, और ये हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे बीजेपी या केंद्र सरकार कितना भी मर्जी हम लोगों का गला दबाने की कोशिश करे, लेकिन ये आवाज उठेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आम शहरी की, आम नागरिक की आवाज है, जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द की आवाज है। तो जहां तक बात है इकट्ठे इलेक्शन लड़ने की, उसके लिए बाकायदा तौर पर गुपकार अलायंस एक मीटिंग करने के बाद जो फैसला लेंगे, जो भी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। कल होगी मीटिंग? कल मीटिंग होगी गुपकार अलायंस की? रतनलाल जी का
म्यूट पर है माइक। शायद शेख नासिर साहब। जी देखिए, मीटिंगों का सिलसिला तो शुरू हुआ है अभी, क्योंकि कल मीटिंग जम्मू होगी। कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उनको लेकर के मीटिंगें तो होंगी, आपस में बातचीत तो होगी और फैसले तो लिए जाएंगे। तो अब क्योंकि अभी प्रधानमंत्री की मीटिंग से सभी लोग वापस आए हैं, वहां पर क्या बात हुई, क्या खोया, क्या पाया, क्या आगे किस दिशा में जाना है, इस पर बात होगी और इस पर बात होने वाली है। बिल्कुल इस पे बात होगी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल, खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनके सुर बदले हुए थे और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की जो बयानबाजी थी उसको ऑन करने को तैयार नहीं थी। यही सियासत है, यही जम्मू कश्मीर की रियासत की सियासत हम आपको दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जब सियासी पार्टियां कई तरह की चीज़ें देखती हैं, जब आगे बढ़ती हैं, जब उन्हें अपने कहाँ से बेनिफिट है, वोट बैंक को भी देखना है, लोगों को भी देखना है, मगर जनता जनार्दन है वो खुद देखेगी कि किसे कब मौका दिया जाएगा। आज के इस शो में बस इतना ही। डिलिमिटेशन होने के बाद चुनाव होंगे ये तो साफ है, मगर क्या 300 जो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा मिलना है वो पहले होगा या चुनावों के बाद होगा, ये अभी साफ नहीं है। मगर डिलिमिटेशन की तैयारी ज़रूर हो चुकी है और जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, यानी कि जो पंचायत हैं, बीडीसी हैं और डीडीसी हैं, उनसे भी इनपुट ले सकता है डिलिमिटेशन कमीशन, ये ज़रूर सामने आ रहा है। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।